1951 से लेकर 56 तक, दूसरा तीसरा। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें हमने प्रायोरिटी दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि हमने बताया था सबसे पहले किसी भी परिवार की अगर कुछ आवश्यकता होती है तो वो क्या होता है, भोजन। उसके बाद फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा और दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें हमने किसका काम किया, इंडस्ट्री। जिसमें आपको पता होगा जो बड़ा बड़ा जो भी है, टाटा हो चाहे बोकारो हो चाहे और क्या क्या था, सिंदरी वगैरह, ये सब उसी के आसपास 56 से लेकर 61 के आसपास इसकी क्या होती है, रौल किला वगैरह का स्थापना होती है। देखिए हुआ क्या, जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो वो फर्स्ट गार्जियन थे जिसके ऊपर भारत को आगे ले जाने की जिम्मेवारी थी। सिर्फ आगे ले जाने की नहीं बल्कि भारत को एक बेहतर स्थापना की जरूरत थी। यहाँ पे होता क्या है, वो हर तरीके से चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, सारे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी में उन्होंने हमारे जो पड़ोसी देश चीन, जिसको हमने बिग ब्रदर का दर्जा दिया था, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है और वो था पंचशील। पंचशील समझौता जब होता है 54 में, उसमें कहा जाता है कि कभी भी हम दोनों एक दूसरे पे क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, हम लोग साथ साथ चलेंगे, भाईचारा के साथ चलेंगे, विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भ्रम उस समय टूट जाता है जब 1962 में, यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1962 में क्या होता है, चाइना हम पे अटैक करता है, और अटैक ही नहीं करता है, जबरदस्त कुटाई भी करता है और हमारा जमीन भी छीन लेता है। ये जबरदस्त हादसा एक प्रकार से सरप्राइजिंग नहीं था, जवाहरलाल नेहरू के लिए सरप्राइजिंग था। उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी नहीं कहता है, कोई भी जब परिवार एस्टेब्लिश होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है, और कोई बड़ा जिस पे आपने भरोसा किया अगर वो आपको धोखा देगा तो आप क्या करोगे। और फाइनली 2 साल बाद 1964 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो जाता है। ये वो दौर था जब भारत सबसे क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा था। पहला कि अभी अभी हम तैयार हो रहे थे, और अल्टीमेटली जब हम वार लड़ते हैं तो उसका इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा घाटा होता है, और भारत तो अभी जस्ट आगे बढ़ ही रहा था, अभी तो शुरुआत ही किया था। और जब चाइना से हम युद्ध किए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको इकोनॉमिक रूप से घाटा हुआ। अंततः फाइनली 62 में हम हारते हैं, और हमारा जो आपको पता ही है, चाइना लद्दाख वाला क्षेत्र को ले लिया और अभी तक रखा हुआ है। इसी दुख को वो सहन नहीं कर पाते हैं, 64 में उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा हम ले जाते हैं 1947 में, जब कभी अगर पॉलिटी के कुछ सेक्शन को लेने का मौका मिलेगा बाय द वे, तो वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा कि जब देसी रियासतों का एकीकरण हम कर रहे थे तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू 4-5 व्यक्ति थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एक लॉर्ड माउंटबेटन और एक उस समय के सचिव हुआ करते थे बीपी मेनन। ये 4 व्यक्ति थे जिसको जिम्मेवारी दी गई थी देशी रियासतों को एकीकरण करने की। 562 में से 10 पाकिस्तान गया, 552 हमारे पास था। फाइनली हमने 549 को मिला लिया, 3 मिलने को तैयार नहीं था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। फाइनली हमने सबको मिलाया, लेकिन जम्मू कश्मीर को मिलाने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा खूंखार तरीके से मिलाया गया। वैसे हमने नहीं, सामने वाले देश ने हमसे हमारे साथ युद्ध किया था, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको बता दें जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के लिए तो हम लड़ रहे थे, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, मॉडर्न में आप पढ़ते होंगे। लेकिन उस समय कुछ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके कारण भारत को आज़ाद करना ब्रिटेन के लिए मजबूरी हो गया था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे समाप्त होता है, तो समाप्त होते होते ब्रिटेन की हालत ये हो गई थी कि वो अपने यहाँ की महिलाएं का जो जेवरात होता है वो भी अमेरिका को गिरवी रखना पड़ा था, ताकि वहाँ से वो वेपन्स ले सके। तो वो ब्रिटेन अब उस स्थिति में तो नहीं रहा कि हम भारत को क्या बना सके, गुलाम बना सके। और अमेरिका और साइड से रसिया, ये दोनों ब्रिटेन पे प्रेशर बना रहा था कि आप जल्द से जल्द भारत को क्या करो, आज़ाद करो, क्योंकि अगर आज़ाद उसको करोगे तभी तो हमारे गुट में या हमारे गुट में क्या होगा, शामिल होगा। तो अमेरिका चाह रहा था जो सोशलिस्ट को, समाजवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा था, रसिया, यूएसएसआर, वो चाह रहा था कि भारत हमारी तरफ आएगा।
और पूंजीवाद को लेकर के आगे कौन बढ़ रहा था? अमेरिका। वो चाह रहा था कि भारत हमारे तरफ आएगा, लेकिन हम किसी के तरफ नहीं गए। हमने एक नया गुट निरपेक्ष बनाया, एक नया गुट बनाया जिसका नाम क्या था? गुट निरपेक्ष। तो इस वजह से अमेरिका भी हमारे साथ क्या था, थोड़ा सा उसको धक्का लगा, यानी उसको लगा था कि भारत हमको इग्नोर किया है, तो इनडायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट में आ गया किसका? पाकिस्तान। ठीक है। और जैसे 47 में पाकिस्तान हारता है जम्मू कश्मीर की लड़ाई में, तो वहां से लेकर के वो हमेशा ये चाल चल रहा था, कब हम इसका बदला लें, कब हम इसका बदला लें। 1964-65 हमने कहा ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना ठीक ठाक चला, सेकेंड ठीक ठाक चला, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 62 में चाइना से युद्ध हुआ, भरपाई नहीं कर पाए। 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, वो भी हमारे लिए क्या था, हमारे नहीं कहते ना, एक बहुत बड़े गार्जियन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनका देहांत हो जाता है। इसके देहांत के बाद अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस में जिसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए और वो रिस्पॉन्सिबल ये हैंडल कर सके। अंततः गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये पूछा भी जाता है, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? 64 में के कामराज हुआ करता था, के कामराज, ये कांग्रेस के चेयरमैन हुआ करते थे, ये साउथ के थे। ये सारे क्वालिटीज के पास था कि ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसको हिंदी नहीं आती थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री ये नहीं बन पाए। अंततः कांग्रेस के लोगों ने ये फैसला किया कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो जमीन से जुड़ा हो और इस सिचुएशन को क्या कर सके, ठीक है, इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। और एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नाटे कद के एक व्यक्ति आते हैं, किसान परिवार से उनका जुड़ाव होता है और उसका नाम रहता है लाल बहादुर शास्त्री। स्थिति क्या थी? 62 में चाइना हमको हराया था, वहां हम क्या हो गए थे, कमजोर हुए। 64 में हमारे जवाहरलाल नेहरू चले गए और हमको धक्का लगा। सबसे खतरनाक स्थिति ये हुआ, 62 से लेकर के लगातार अभी तक हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा था। हम अपने लोगों को खिलाएंगे क्या, वो भी हमको, हमारे पास अवेलेबल नहीं था सारा संसाधन। तो सबसे बड़ी स्थिति ये था। हमने पूरा दुनिया के देशों से क्या किया, एक गुहार लगा रहा था, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कहावत कहता है, जब आपका बुरा वक्त चलता है तो जिसका आपके साथ बोलने का, नजर मिलाने का भी हैसियत नहीं है, वो भी आपका मजाक उड़ाता है और आपके बारे में सही गलत बोलता है। स्थिति हमारा कमजोर था और इसी स्थिति को या इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए जो हमारा दुश्मन था वो तैयार था, और सपोर्ट उसका कौन कर रहा था? फादर। पाकिस्तान हमारा शुरू से दुश्मन रहा। उस समय उसका सबसे बड़ा मित्र हुआ करता था अमेरिका। हमारी स्थिति क्या थी? 62 में हम चाइना से पिट चुके थे, 64 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जा चुके थे, लगातार 4 साल से हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा था, और इस बुरे स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार था हमारा दुश्मन, और उन्होंने वो चीज किया। अंततः 1965 में पाकिस्तान हम पे हमला करता है। हमारा जो प्रधानमंत्री बने वो अभी जस्ट बने ही थे। हमने कहा ना, 64 में जब उसकी मृत्यु होती है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। जिसके पास सबसे बड़ी जो चुनौती था वो ये कि सबसे पहले भारतीय लोग जो लगातार भूखा मर रहा है उसको हम क्या करें, भोजन अवेलेबल करवाएं। और उसी के लिए हमने बताया भी था, ये लगातार भारतीय लोगों से ये आह्वान कर रहा था। इसका एक नारा था कि सप्ताह में एक दिन भूखा रहो। इसकी पत्नी थी ललिता देवी। एक बार जब ये घर जाते हैं रात में, तो उसका 7 साल का एक बच्चा था। उन्होंने कहा आज खाना मत बनाओ, अगर ये बच्चा हमारा बिना खाए एक रात रह सकता है तो हम कल इस बात को पूरी तरह से पूरे भारत को बताएंगे कि एक दिन सप्ताह में भूखा रहिए, ताकि अगले दिन उस भोजन को यूज किया जा सके। ये स्थिति था हमारा। जितने भी जो हम लोग बागवानी फसल वगैरह उगाते थे, फल फूल, ये सब चीज को बैन कर दिया गया, और सबसे आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खाद्यान्न फसल को उगाएं। खुद ये सुबह 4 बजे उठते थे और पीएमओ में हल चलाते थे और लोगों को ये संदेश देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, फसल उगाओ। और उसी समय का एक गाना जो है बहुत ज़्यादा चर्चित होता था, हमारे देश की धरती सोना हुई। ये स्थिति था हमारा। हम अभी लड़ रहे थे कि अपने लोगों को खिलाएंगे क्या।
और जो चुट्टा पाकिस्तान था उसी समय हम पे हमला करता है। तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया से अटैक करता है। उसमें याहिया खान हुआ करते थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। चूंकि हमने पहले ही बताया कि सपोर्ट किसका था, अमेरिका का था, और हमारी स्थिति इतनी बुरी थी कि हम लड़ने की स्थिति में तो क्या, पहले हम खाने की स्थिति, ये मतलब अपना हिम्मत जुटा रहे थे कि हम क्या करें, लोगों को सारा भोजन अवेलेबल करवाएं। बावजूद भी किसी भी कीमत पे हम लड़ने की स्थिति में उस समय नहीं थे। दिक्कत ये होती है कि लगातार जब अमेरिका पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, लगातार वो हमारे जो बंकर होते उसको उड़ाते जा रहे थे। भारतीय सेना कमजोर पड़ती जा रही थी। लाल बहादुर शास्त्री चाह रहे थे कभी हम खाना खिलाएं, मतलब भोजन अवेलेबल करवाएं, उसके बारे में सोचे कि युद्ध करें। अंततः तीनों सेनाओं का चेयरपर्सन आता है, वो कहता है सर अगर आप नहीं रोकिएगा तो शायद हमसे हमारा कश्मीर चला जाएगा। तो ये जो कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जो आए थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा नहीं, कमजोर रहने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा जम्मू कश्मीर खोला है, तुम पंजाब का बॉर्डर खोलो, और भारतीय सेना को पंजाब का बॉर्डर खोलने का आदेश दे देता है। भारत माता की जय के साथ पंजाब का बॉर्डर खुलता है, और महज 17 से 18 घंटे में हम खदेड़ते खदेड़ते कहाँ पहुँच जाते हैं, लाहौर पहुँचते हैं। जब लाहौर पहुँचते हैं तो ज़बरदस्त कुटाई शुरू होता है। तो उसको लग जाता है कि ये तो कमज़ोर था, इसके पास तो हिम्मत नहीं है, एकाएक यहाँ तक कैसे पहुँच गया। जब युद्ध किया था, याहिया खान जब हमला किया था तो उसने एक नारा दिया था, शायद कभी इस नारे के बारे में हमने चर्चा किया होगा। नारा उसका ये था कि जम्मू कश्मीर में हम नाश्ता करेंगे और अमृतसर में हम क्या लंच करेंगे, और दिल्ली पहुंचते के साथ ही शाम में हम डिनर करेंगे। फाइनली जो है अमेरिका जब इसको लगता है कि हमारा कोई अब अस्तित्व रहा नहीं, तो अमेरिका को फ़ोन करता है कि बाबूजी हमको बचाइए। अब वो जो है फाइनली भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ कहाँ बुलाता है, ताशकंद बुलाता है। अब वहाँ समझौता होता है, हमने चर्चा भी किया था, ये नहीं झुकते हैं, लेकिन अंततः आते आते स्थिति ऐसी बनती है कि फाइनली जो है 9वां दिन इसका डेथ होता है। और 1966 में हमारा लाल बहादुर शास्त्री भी चले जाते हैं। अब देखिए 1961 से लेकर 1966 के बीच जो 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना था, ये कितना खतरनाक रहा। पहला 62 में हम हार गए, 64 में हमारे नेता चले गए, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भले ही हम जीत गए, लेकिन युद्ध हमने कहा ना सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करता है तो आर्थिक हालात को, और आर्थिक रूप से हम क्या हो गए थे, कमजोर और हो गए थे। और ये सबसे खतरनाक स्थिति क्या था कि 62 से लेकर के 66 तक लगातार हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा था, और इसी कंडीशन में हमने क्या किया, युद्ध भी किया। ये वो स्थिति था जब हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, अनाज नहीं था। हम उसी अमेरिका के पास गए जिसने इनडायरेक्टली रूप से हमसे युद्ध किया। तो आपको जान करके बहुत हंसी आएगा, गुस्सा भी आएगा। उसने सड़ा हुआ अनाज हमको दिया जो चूहा को खिलाया जाता था। लेकिन इसी समय दुनिया के एक कोने में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू जब पद पे थे 1964 तक, उन्होंने इस बारे में पहले से ही चर्चा किया। गोपाल चरण करके एक कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको अमेरिका भेजा, और वो व्यक्ति, वो भगवान समझिए, वो भगवान जो था उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग वैसे रहने वाला मैक्सिको का था, मैक्सिको पाकिस्तान या अमेरिका के बगल में यहीं पे है ना, मैक्सिको का था, लेकिन वो कार्यस्थली अपना अमेरिका बनाया। और उसने एक ऐसा बीज तैयार किया, उसका नाम था HY सीड्स, HYB, हाईली यील्डिंग वैरायटी। ये एक ऐसा बीज था जो बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाला था। हमने कहा था ना कि 6 गुना। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन था, देखिए किसी का क्या था, ये एक ऐसा बीज तैयार कर रहे थे, एक ऐसा बीज तैयार कर रहे थे जो कि भारत की उस स्थिति को या पूरा दुनिया, उसने कहा था, नॉर्मन बोरलॉग साहब कहे थे कि जो पूरा दुनिया का लैंड है, भूमि है, उस भूमि को तो हम नहीं बढ़ा सकते,
बढ़ सकता है क्या? भूमि तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उसी भूमि में हम अनाज उपजाते हैं उस अनाज के उत्पादन की क्षमता को तो हम बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए वो पिछले 20 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे। और कुछ ऐसा ही सोच रखने वाला एक हमारे यहाँ का भी वैज्ञानिक था। हमने क्या किया, अमेरिका का जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और कुछ ऐसा ही वैज्ञानिक हमारे यहाँ एक थे जिसका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम था? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जब पहली बार 1963 में एम एस स्वामीनाथन के बुलाने पर या फिर उनके प्रयास से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब इंडिया आते हैं। पहले 1963 में एक बार आए थे जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहते। वो आते हैं तो भारत के जो भूमि था उसका वो निरीक्षण करते हैं। और उनका ऐसा मानना था कि भारत के सारे भूमि पर तो नहीं, लेकिन कुछ भूमि है जहाँ पे हमारा जो हम HY सीड्स तैयार कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा? सफल होगा। और उस भूमि का चुनाव उसने किया था, वो क्षेत्र का चुनाव किया था। वो क्षेत्र कौन सा था? पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। चूंकि वहां पे लैंड जो था बहुत बड़ा बड़ा था। हमारे यहाँ हमने कहा ना कि सीमांत जोत लगभग कितना 70% के आसपास है, लघु जोत 17%, उसके बाद बड़ी बड़ी जोत या मध्यम जोत आती है। तो उसने कहा कि ये जो हम बीज यहाँ पे लाएंगे, इस बीज का कुछ कंडीशन है, ये बीज ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए उसने जो घटक बनाया था, बोला इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहला रासायनिक खाद चाहिए। जैसे उन्नत बीज तो हो गया HY सीड्स, दूसरा बोला क्या चाहिए? रासायनिक खाद चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए। तीसरा बोला रासायनिक खरपतवार नाशी, नाम सुने? जो क्या करता है? पेस्टिसाइड। वो क्या करता है? घास को समाप्त कर देता है। खरपतवार नाशी हम लोग कहते हैं। इसके अलावा सिंचाई, बेहतर सिंचाई चाहिए, बेहतर सिंचाई चाहिए। साथ ही साथ यंत्र चाहिए, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब समझ रहे हैं? जैसे जिसमें हम लोग उस समय तैयारी करते थे ट्रैक्टर वगैरह, ये तमाम चीजें। और इन सब के बाद एक बेहतर स्तर, इन सब के लिए हमारे पास एक बेहतर क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अब बताइए सामान्य किसान की बस की बात होगी? तो हमने पंजाब हरियाणा के किसान को इसलिए चुना तो उसके पास बड़ा बड़ा लैंड था और साथ ही साथ वो अमीर थे, वो ये तमाम चीजें अवेलेबल करने की स्थिति में थे। ठीक है। और जब हमने यहाँ पे ला करके ये इस बीज को उपयोग किया तो इसका जो परिणाम देखने को मिला वो आश्चर्यजनक था। कितना गुना? 6 गुना। 6 गुना ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे यहाँ हुआ। और जो भारत अनाज के लिए तड़प रहा था उसके लिए ये क्या हुआ? एक वरदान साबित हुआ। ऐसी नहीं चल रहा है, हमको क्यों गर्मी इतना लग रहा है? 6 गुना फसल का उत्पादन हुआ। अब 6 गुना जब फसल का उत्पादन हुआ तो जो उस समय की स्थिति हमारी थी उस स्थिति से हम निपट गए। यानी हम जो लोग भूखा मर रहा था हमारे यहाँ, वो लोग के लिए हमने क्या किया? भोजन अवेलेबल करा दिया। हालांकि ये 6 गुना जो उत्पादन हुआ ये सबसे ज्यादा देखने को मिला किस पे? गेहूं पे। ये पूछा भी जाता है। 1 नंबर सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गेहूं को हुआ। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ चावल को। ये दोनों, जबकि सबसे ज्यादा किसका हुआ? गेहूं का। ठीक है। अब देखिए जब हमारे यहाँ फसल का उत्पादन बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया, तो इसी को नाम दिया जाता है, इसी को
हरित क्रांति। अब देखिए सबसे पहले अगर चर्चा करें तो ये जो हरित क्रांति इसको नाम देने वाला वैज्ञानिक थे उसका नाम था क्या? नहीं, लॉर्ड विलियम गॉड। इसलिए हमने कहा ना गॉड नाम दिया गया उसको, विलियम गॉड इसने नाम दिया था। ये पूछा जाता है विलियम गॉड। हरित क्रांति नामक शब्द को किसने गढ़ा था? हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। हरित क्रांति के लिए जो बीज बनाया दुनिया मतलब वर्ल्ड स्तर पे, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और चूंकि भारत में लाया गया तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये दौर कब था? 66। अब देखिए क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना सफल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल, आज तक का सबसे ज्यादा असफल पंचवर्षीय योजना था वो था तीसरा। क्यों? क्योंकि तीसरा में इतना 3 घटना जबरदस्त हुआ तीसरा पंचवर्षीय योजना में। पहला 62 में चाइना का हमला, चाइना से युद्ध, 64 में पंडित नेहरू का डेथ और 65 में, और ये 3 महत्वपूर्ण घटनाओं ने तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और जब तहस नहस कर दिया तो बोला गया कि अब आगे से 66 के बाद से हम पंचवर्षीय योजना नहीं लाएंगे। एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि हम क्या करेंगे, 2-2 साल का, 1-1 साल का हम योजना बनाएंगे। और इसीलिए नाम दिया गया 66 से लेकर के जो 69 तक चला, इसको नाम दिया गया रोलिंग प्लान या योजना अवकाश। नहीं कहते अवकाश मतलब योजना चला गया, पंचवर्षीय योजना चला गया अवकाश पे, छुट्टी पे, तो हम छोटा छोटा क्या किए, 1-1 साल का हमने योजना तैयार किया, योजना अवकाश। और इसका कब से कब तक है? 66 से लेकर के 69 तक। अगर आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति भारत में किस योजना या किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, और ऑप्शन में अगर अवकाश योजना ना रहे तब लगाना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मतलब अगर अवकाश योजना ना रहे 66 से 69 तब लगाना है तीसरी, लेकिन जब ऑप्शन में अवकाश योजना रहे यानी 66 से लेकर 69 तक रहे तब आंसर क्या करना है? क्योंकि एक्चुअल में ये जो आया था हरित क्रांति वो 66 से लेकर के 69 के बीच ही आया था। लेकिन अगर अवकाश योजना नहीं रहे, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथी योजना रहे, तब आंसर हमारा क्या होगा? तृतीय या तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस तरीके से हरित क्रांति का हमारे यहाँ क्या होता है? आगमन होता है। अब देखिए हरित क्रांति के लिए हमने क्या बताया, घटक क्या क्या है, क्या क्या जरूरी था? तो उच्च किस्म का बीज, उच्च किस्म का बीज, रासायनिक खाद, रासायनिक खरपतवार नाशी, बेहतर सिंचाई, है ना, बेहतर टेक्निक, यहाँ पे हमने यंत्रीकरण की चर्चा किया तो तकनीक, और इन सब के बाद क्या, एक बेहतर पूंजी। और इन सब का यानी हम कह सकते हैं कि उन्नत बीज प्लस बेहतर सिंचाई प्लस रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद के यूज करने के बाद जो फसल उत्पादन में एक जो बेतहाशा वृद्धि हुआ उसी को क्या नाम दिया गया? क्रांति क्या है? तो क्या बोलना है? उन्नत बीज। उन्नत बीज में क्या हो जाएगा? H हाईली यील्ड वेराइटी, मतलब उन्नत, बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाला बीज। ठीक है, हाईली यील्ड वेराइटी, उन्नत बीज प्लस सिंचाई और प्लस रासायनिक खाद। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारे चीज था। इन सब को जब हम एक साथ यूज किए तो हमारे यहाँ जब फसल उत्पादन में, फसल वो भी क्या ज्यादा बोलेंगे, खाद्यान्न फसल, क्योंकि गेहूं चावल ये सब क्या था?
खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल के उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई, कितना गुना? 6 गुना जो वृद्धि हुआ, इसी का नाम दिया गया क्या? हरित क्रांति। और जब हरित क्रांति आगमन हमारे यहाँ हो गया, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आया कि हम खाद्यान्न के मामले में क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। अब बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज तक आपको खाना नहीं मिल रहा था सही से, आपको ये गारंटी दे दे कि आज के बाद हमारे देश का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, तो वो हमारे लिए भगवान जैसा ही ना हुआ। और 66 में ये स्थिति, हालांकि पूरा काम करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू ने कुछ योगदान दिया, एज ए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन फायदा कौन उठाया? 66 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होता है, तो एक गूंगी गुड़िया के नाम से एक बुतरू आती है प्रधानमंत्री बनने, और उस बुतरू का नाम क्या रहता है? इंदिरा गांधी। तो उसकी कहानी भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। भले ही वो जब आए थे ना, इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसका जो विरोधी व्यक्ति थे, विद्रोही जो कांग्रेस में ही थे, वो सबसे उसको नाम दिए थे गूंगी गुड़िया। और वही गूंगी गुड़िया जब अपना रुतबा दिखाई, तो वही जो अटल बिहारी वाजपेयी 1971 में जब वो युद्ध को लीड कर रही थी, तो विपक्ष में बैठा था अटल बिहारी वाजपेयी। उसने कहा था, पहली बार मुझे इंदिरा गांधी में दुर्गा माता का रूप दिखाई दे रहा है। तो वो सब चीज़ कभी चर्चा करेंगे 1971 में जब जाएंगे तब। तो ये कंडीशन था हरित क्रांति का आगमन का। अब देखिए, जब हरित क्रांति आ गया तो क्या हुआ? तो इसकी दो चीजें हम देखने को मिलेगा। एक इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया, बताइए। पहला पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, भूख से छुटकारा मिल गया ना। तीसरा फायदा क्या हुआ? कृषि में तकनीक का आगमन हुआ। रासायनिक खाद का आगमन हुआ। अब रासायनिक खाद का जब आगमन हुआ, तो उसके लिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। उद्योग स्थापित हुआ तो औद्योगिकरण बढ़ा, तो ये भी हमको क्या पहुंचाया? लाभ पहुंचाया। बेहतर सिंचाई के लिए हमको क्या करना पड़ा? नहर का निर्माण करना पड़ा, पंप सेट लगाना पड़ा। अब पंप सेट लगाने के लिए हमको मशीन चाहिए, वहां पे भी औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। ये सब तमाम चीज इसकी क्या थी? पॉजिटिविटी था। और हमने कहा ना, सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया इसने किसको? कौन सा फसल? गेहूं। और दूसरा चावल। तो हमने इसमें आत्मनिर्भर तो हम बने, रासायनिक खाद का प्रयोग किए ज्यादा से ज्यादा, कम नहीं ज्यादा से ज्यादा। सिंचाई जबरदस्त तरीके से हमने यूज किया, टेक्निक जबरदस्त तरीके से यूज किया। और इन्हीं सब का प्रभाव था कि हम खाद्यान्न के मामले में क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन जब 1966 के बाद एक लंबे समय 2 दशक बीत जाता है, यानी 76 और 86, दशक मतलब एक 10 साल का दशक जब बीतता है, तब इसका हमको बहुत सारा नेगेटिविटी भी देखने को मिलना शुरू हो जाता है। पहला नेगेटिविटी क्या निकला इसका? पहला नेगेटिविटी ये निकला कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या किए? रासायनिक खाद का प्रयोग किए, तो उससे क्या हुआ? हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति चला गया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति चली गई, उसमें कमी आई। और सिर्फ रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं होता है, वो सिर्फ वही नहीं जाता है। रासायनिक खाद ज्यादा हम डालते हैं, तो जब बारिश होती है तो वो कहाँ जाके मिलता है? नदी में। और नदी में जाके जाता है, तो वहां पे नदी में जाकर के वो नदी में जो जलीय जीव होता है, या समुद्र में जाता है तो जलीय जीव जो होता है उसको क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता है, प्रदूषण कर देता है। जल प्रदूषण होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वो मरना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला। सिंचाई, बहुत ज्यादा सिंचाई किए, बहुत ज्यादा हम जब सिंचाई किए तो उससे क्या हुआ? नहीं, जल स्तर उस समय नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग था तो बहुत ज्यादा तो नहीं,
उसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ, जब हम बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं, ऐसे भी जैसे खेत में पानी जितना देना चाहिए एक लिमिटेशन होना चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा हम पानी को सिंचाई किए तो मिट्टी में लवणीय गुण ज्यादा आ जाता है, क्योंकि संबंधी भौम जल स्तर में सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक ज्यादा होता है पानी में, और वो ज्यादा हम अगर सींचना शुरू किए, सिंचाई किए उस पानी से ज्यादा, तो क्या हुआ, हमारा मिट्टी पूरी तरह से क्या हो गया, लवणीय हो गया। और लवणीय हो गया तो ये मिट्टी यूज का नहीं रहा। एक और नुकसान इसका ये देखने को मिला, मान लिया जब हम लोग सब लोग हैं, इसमें से हम चॉकलेट लाए 4 गो और 4 किसी खास व्यक्ति को हम दे दें, तो बाकी लोग को क्या लगेगा, मन में क्या क्या ख्याल आएगा वो सोच ही सकते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ हरित क्रांति, मतलब भूख से मर रहा था पूरा भारत, और हरित क्रांति सिर्फ कहाँ आया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इससे क्या हुआ, जो आर्थिक विषमता था बढ़ गया, उसकी खाई बढ़ गया, यानी पंजाब का किसान माला माल हो गया, बिहार का किसान उसी तरह से कंगाल था जैसे पहले था। ऐसा क्यों हुआ, हालांकि कुछ उसका प्राकृतिक कारण भी था, उसके पास बड़े बड़े लैंड था, और सिर्फ लैंड ही नहीं, आपको जान करके हंसी होगा, एक मूवी है पंजाब से रिलेटेड, बहुत सारा मूवी हो, कभी अगर कोई पंजाब गए हैं, तो हम लोग तो नहीं गए हैं, मूवी में ही देखने को मिलता है। एक मूवी था शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का, कौन सा मूवी है जी, वीर जारा। उसमें वहाँ का पूरा एकदम लहलहाती फसलें, यानी कि वहाँ का जो खेत है ना वो पूरा पैरेलल देखा जाता है, और जब हमारे यहाँ खेत एगो ऐसे होगा तो एगो ऐसे होगा तो एगो ऐसे होगा, तो उसमें अच्छा से कृषि होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर खेत भी पैरेलल था और लैंड भी बहुत बड़ा बड़ा था, किसान भी अमीर था, तो ये सारा सक्षम था। हमने कहा ना, पंजाब का किसान खाद छींटने जाता है किससे, फॉर्च्यूनर से, और हम लोग ऑटो जिंदगी भर जो है ऑटो से ही चलते रहते हैं, है ना। ये कारण था। तो क्या हुआ, आर्थिक विषमता की खाई बढ़ी, आर्थिक विषमता की खाई बढ़ी। और देखिए क्या हुआ, सिंचाई के लिए हमने जब बड़ा बड़ा नहर की स्थापना किया, तो उससे एक चीज घटा, क्या हुआ, नहर को जब स्थापित किए तो वहां पे जो लोग निवास करते थे उसको क्या करना पड़ा, दूसरे जगह स्थानांतरित करना पड़ा, तो ये भी प्रॉब्लम हमारे पास आया। तो ये तमाम चीज, इन सब प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया, तो कहावत कहता है ना कि यहाँ पे हम देखें कि उस समय की जो आवश्यकता थी 1966 में, हमारे पास आवश्यकता ये थी कि हम किसी तरीके से जो हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं उसको क्या करें, अनाज दें। उस समय अगर हम कहते कि पर्यावरण नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाड़ में जाए पर्यावरण, पहले बचे तो सही ये ना। और आपको कोई, आप भूखे मर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं, और पानी है, एक पानी में नमक है, मतलब मान लिया जाए आप वेजिटेरियन है और आपको खाना वाना कुछ नहीं मिला, एकदम भूखा मर रहे हैं, और समय से वहाँ पे मान लिया क्या होता है, जूस दे दिया, और जूस दे दिया मतलब नॉन वेजिटेरियन वाला जूस मिलता है ना, सूप मिलता है, और आपको कहेगा पीजिए, नहीं तो आप मर ही जाइएगा, क्या कीजिएगा, पीजिएगा ना। वही स्थिति हमारे यहाँ था। पर्यावरण नुकसान हुआ यार, बाद में देखेंगे, पहले जिंदा तो रहेंगे, अब जब मर ही जाएंगे तो पर्यावरण बचा के क्या फायदा। तो जब हरित क्रांति हमारे यहाँ आया तो उसका सबसे पॉजिटिव रिजल्ट ये था कि हमारे यहाँ उस समय के बाद हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरना, यानी भूखे से हमने क्या किया, निजात पा लिया। लेकिन एक लंबे समय के बाद, 2 दशक के बाद इसका हमको परिणाम देखने को मिलने लगा, और वो परिणाम नेगेटिव आने लगा। पहला परिणाम नेगेटिव ये आया कि हमने इतना ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया, इतना ज़्यादा सिंचाई हमने किया, इतना ज़्यादा जो रासायनिक खर पतवार नाशी ये सब का प्रयोग किया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति चली गई, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो गया ही गया, पर्यावरण जबरदस्त तरीके से पॉल्यूशन हुआ। तो अब समय ऐसा आ गया था कि ऐसा हम कुछ प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो चला गया वो भी वापस आ जाए। और इसकी शुरुआत हमने सोचना शुरू किया 90 के दशक में, 1997-98 में, और इसको फाइनल टच देने का काम किया 2006 में, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। वो एक ऐसा कृषि लाया, एक ऐसा कृषि की प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताया कि आप, हम लोग जो यहाँ पे पहले पर्यावरण को नुकसान करने वाला कृषि का कार्य किए,
मिट्टी की उर्वरा शक्ति ले जाने वाला, जिससे पूरी तरह से चौपट हो गया, एक ऐसा हम प्रक्रिया अपनाएंगे जिसमें रासायनिक खाद की जगह हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे। जैविक कृषि, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इसमें तो सिर्फ गेहूं और चावल को ही ना बढ़ावा मिला, तो आपको बोलेगा सिर्फ गेहूं और चावल खाइए, रोज दिन गेहूं और चावल खाइए, कैसा लगेगा? तो एक नुकसान ये भी हुआ कि हमें खाद्यान्न फसल तो बढ़ गया, लेकिन और जो फसल था वो हमारा एकदम डाउन चला गया। तो बोला नहीं, एक तो क्या करेंगे, रासायनिक खाद के जगह हम जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का यूज करेंगे, और दूसरा गेहूं और चावल के अलावा जो अन्य फसल है, दलहन फसल हो गया, तिलहन फसल हो गया, बागवानी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब जितना है पशुपालन के अंतर्गत, हम बार बार बोल रहे हैं कृषि मतलब फसल उगाना और पशुपालन, ये सबको फायदा मिलेगा। और ये जो प्रक्रिया लाया गया, ये जो कृषि की जो ये जो टेक्निक था या जो तकनीक था, उसी को नाम दिया गया क्या? सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति। 80 के टाइम आप 2009 का टाइम पीरियड बताएं। 2009 कहाँ बोले? शुरू हुआ था, नहीं 80 नहीं, देखिए 80 से 90 से सोचना शुरू हुआ, लोग काम करना शुरू किए। फाइनली जब 2006 में कांग्रेस विज्ञान की बैठक हो रही थी, तो वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा फाइनल टच दिया गया, और तमाम जो जितने मतलब हरित क्रांति में सिर्फ तो हमने गेहूं यानी खाद्यान्न फसल को बढ़ावा दिया ना, लेकिन बाकी जो था उसमें खाद्यान्न के साथ साथ जितना फसल है वो सारा फसल को भी क्या करेंगे, हम उसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ इससे जो हमारा क्या हुआ, पर्यावरण नुकसान हुआ, वो पर्यावरण का भी नहीं नुकसान होगा, या पर्यावरण को कम नुकसान करेंगे या नहीं के बराबर करेंगे, ऐसा टेक्निक अपनाएंगे, और उसी टेक्निक को नाम दिया गया द्वितीय हरित क्रांति। तो द्वितीय हरित क्रांति को हम लोग द्वितीय हरित क्रांति तो कहते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं, जैविक कृषि भी कह सकते हैं, धारणीय कृषि भी नाम देते हैं। धारणीय कृषि मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि किया जाने वाला जो प्रक्रिया है, मतलब ऐसा कृषि तकनीक जिसमें पर्यावरण का कम से कम नुकसान। अब हम प्राकृतिक खाद का यूज करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा? प्राकृतिक खाद में क्या, सिर्फ गोबर और सब क्या? ये था हरित क्रांति। तो हमने बताया तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुआ। उसका कारण क्या था हमने बताया। लगातार हमारे यहाँ अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण भूखे की स्थिति ऐसा हुआ कि लोग मरना शुरू हो गया। लेकिन उसी समय कुछ लोग थे, कुछ ऐसा हुआ, कहता ना जब जब दुनिया पे पाप बढ़ेगा भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा। तो वो भगवान किस रूप में आए? HYV के रूप में। हरित क्रांति नामक शब्द को सबसे पहले यूज किया था विलियम गॉड ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय स्तर पर MS स्वामीनाथन। इसका मेन जो घटक था वो क्या क्या था? रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी, बेहतर सिंचाई, बेहतर तकनीक, बेहतर पूंजी, और इन सब के कारण इन सब को यूज करने से जो फसल में हमारे यहाँ जबरदस्त वृद्धि हुआ, जबरदस्त उछाल आया, उसी का नाम क्या दिया गया? हरित क्रांति नाम दिया गया। ठीक है। हरित क्रांति के कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकले। सबसे बड़ा चीज कि हमको खाना मिलना शुरू हो गया। सारे लोग, भारतीय लोग जितने भी थे, सबको आराम से खाना मिलना शुरू हो गया। जो कुछ दिन पहले क्या होते थे, भूखे रहते थे। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया। जब खाना मिलना शुरू हो गया तो यहाँ जब यांत्रिकरण बढ़ावा शुरू हुआ, मतलब कृषि में हमने क्या किया, यंत्र प्रयोग करना शुरू किया, तो उसका फायदा क्या हुआ? औद्योगिकरण को ही बढ़ावा मिला, है ना, औद्योगिकरण को ही बढ़ावा मिला। लेकिन एक समय के बाद इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला, जिसकी चर्चा हमने करा। और इन्हीं नेगेटिविटी को कंसीडर करते हुए, यानी हरित क्रांति ने दो प्रभाव दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हरित क्रांति के द्वारा आया नेगेटिव प्रभाव को ही कम करने या समाप्त करने के लिए जो दूसरा क्रांति आया वो क्या था? द्वितीय हरित क्रांति।